हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। इस पोएम को शेक्सपियर द्वारा लिखे गए एक फेमस प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है। इस प्ले में एक कैरेक्टर है जैक, जो इस पोएम को बोलते हैं। पोएम में शेक्सपियर ने इंसानी जीवन को 7 स्टेजेस में बांटा है। पहली स्टेज है इन्फेंट की या न्यूबॉर्न बेबी की। सेकंड है जब वो स्कूल जाना चालू करता है, स्कूल बॉय की। थर्ड है लवर। फोर्थ सोल्जर। फिफ्थ मिडिल एज मैन या एक जज की भूमिका निभाने वाला इंसान। नेक्स्ट है ओल्ड एज और उसके बाद आती है वेरी ओल्ड एज या एक्सट्रीम ओल्ड एज, विच इज़ ऑल्सो कंपेयर टू सेकेंड चाइल्डहुड। हर एक स्टेज की अपनी अपनी खासियतें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. शेक्सपियर यहाँ दुनिया को एक स्टेज की तरह मान रहे हैं और वे कहते हैं कि ऑल मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। सारे इंसान यहाँ पर सिर्फ प्ले में भाग लेने वाले किरदार। इंसान का जन्म लेना स्टेज पे एंट्री के बराबर है और उसकी मौत हो जाना स्टेज से एग्ज़िट के बराबर है। और एक इंसान अपने ज़िंदगी में कई रोल अदा करता है। वो हैं उसके 7 एजेस, 7 उम्र के जो पड़ाव हैं, वो उसके अलग अलग किरदार हैं जो वो ज़िंदगी में निभाता है। उसका पहला किरदार है एक इन्फेंट का। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेस आर्म्स। यहाँ इन्फेंट का मतलब है बहुत ही छोटा बच्चा। यहाँ म्यूलिंग छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ है और प्यूकिंग यानी वॉमिटिंग, उल्टी करना। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वो रोकर अपनी भूख के बारे में बताते हैं और वो दूध पीने के बाद उनके मुंह से थोड़ा बहुत निकलता रहता है उल्टी की तरह। तो इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबी की जो 2 खासियतें हैं वो हैं म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, यानी रोते रहना और उल्टी करते रहना। नेक्स्ट स्टेज है स्कूल बॉय की। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड shining morning face, creeping like a snail, unwillingly to school. यहाँ छोटा बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसे स्कूल जाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो यहाँ वो चिड़चिड़ा हो रहा है, पर गुस्सा हो रहा है कि उसे स्कूल नहीं जाना, इसलिए वो स्नेल की तरह धीरे धीरे अपनी बैग या सैचल उठाए जा रहा है। तो यहाँ स्कूल बॉय की खासियतें हैं, वाइनिंग है यानी शिकायत करने के मूड में है। उसके पास सैचल या उसका स्कूल बैग है। उसका चेहरा शाइनिंग है, सुबह के टाइम उसका फ्रेश शाइनिंग चेहरा तो है, लेकिन वह स्नेल की तरह धीरे धीरे रेंगता हुआ जा रहा है क्योंकि वह स्कूल जाना नहीं चाहता। थर्ड स्टेज है एक लवर की। And then the lover, sighing like a furnace with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow. ये जो लवर है, प्रेमी है, वह गहरी सांसें लेता है एक भट्टी की तरह। भट्टी एक बहुत बड़ा सा ओवन, एक रूम के जितना बड़ा एक ओवन है जहाँ आग जलती रहती है मेटल्स को पिघलाने के लिए या कुछ पकाने के लिए। तो यह प्रेमी और क्या करता है, वह वोफुल बैलेड लिखता है यानी दर्द भरे गाने लिखता है। मेक टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो यानी अपनी प्रेमिका की तारीफ़ में कुछ गाने लिखता है वो भी दर्द भरे। फोर्थ स्टेज देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओट्स। इंसान अपनी उम्र की चौथी स्टेज पे एक सोल्जर के जैसे बिहेव करता है, अजीब अजीब कस्में खाता है। ओट्स यानी कसम खाना। बियर्डेड लाइक द पार्ड। पार्ड यहाँ लेपर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। तो इस स्टेज में जब इंसान दाढ़ी रखता है या बियर्डेड है तब वह लेपर्ड के जैसे दिखता है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल,
मतलब वो अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी ऑनर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता है और छोटी सी बात के लिए वह लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। सीकिंग बबल रेपुटेशन इवन इन कैनन्स माउथ। अगर उसके इज़्ज़त में, उसकी शान में ज़रा सी भी कुछ कमी रह गई तो वह तोप के सामने भी खड़ा हो जाए। यानी इस स्टेज में इंसान अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी ऑनर के लिए, रेपुटेशन के लिए बड़े से बड़ा जोखिम भी उठाने के लिए तैयार रहता है। फिफ्थ स्टेज। इंसान के फिफ्थ स्टेज की तुलना शेक्सपियर ने एक जज के जैसे की है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपिन लाइन। इस उम्र में इंसान एक जस्टिस पसंद हो जाता है, वह जज के जैसे बातें करता है। इन फेयर राउंड बेली मतलब उसका पेट काफ़ी बाहर निकला हुआ है, काफ़ी चर्बी जमा हो गई उसके पेट के यहाँ पर। विद गुड कैपिन लाइन मीन्स विद एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स। मतलब उसके खाने पीने की आदतें केयरलेस हैं, इसके लिए काफ़ी चर्बी उसके पेट पे जमा हो गई है। उसने काफ़ी सारा चिकन वगैरह अच्छे क्वालिटी का खाया हुआ है। विथ आईज सीवियर मतलब उसकी आँखें गहरी हैं, अब वो गहराई देख सकता है, लोगों की को परख सकता है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी दाढ़ी एक फॉर्मल, एक मैच्योर इंसान के जैसी है, कोई फैशनेबल ऐसे वैसे स्टाइल वाली नहीं है। फुल ऑफ वाइट सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। इस स्टेज का इंसान जब बातें करता है तो बहुत ही सयानी कहावतें सुनाता है। सॉस यानी सेइंग्स, और मॉडर्न इंस्टेंसेस, मॉडर्न नए ज़माने की मिसालें दे देकर वह बातें करता है। यानी कि वह बहुत ही समझदारी की एग्ज़ाम्पल दे के, कहावतें सुना के बातें करता है। अगली स्टेज है सिक्स्थ स्टेज। इस स्टेज में पहुंच के इंसान की क्या खासियतें हैं देखें। Sixth stage shifts into lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on the side. इस एज में इंसान दुबला पतला हो जाता है, इस कारण उसकी पैंट उसे ढीली हो जाती है। वो स्लीपर पहने हुए हैं या चप्पलें पहने हुए हैं, पैंट उसकी ढीली है, उसके नाक पे चश्मा है और साइड में पाउच है। His youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank. यहाँ होस एक क्लोज फिटिंग कवरिंग है लेग्स के लिए, शैंक है लेग्स में नी या घुटनों के नीचे का भाग। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उसने जवानी के टाइम का होस बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा था, लेकिन अब वो उसको बहुत ढीला हो रहा है क्योंकि वो इंसान अब दुबला पतला हो गया है। उसका शैंक यानी उसकी लेग्स का लोअर पार्ट श्रंक हो गया है या श्रिंक हो गया है, दुबला हो गया है, तो इसलिए उसका होज़ उसे अभी पूरा नहीं आ रहा है। इस एज की खासियतें हैं कि वो लीन है, स्लीपर्ड है, पैंटलून पहने हैं, नोज़ पे स्पेक्टिकल्स है, पाउच है साइड पे, उसका होज़ उसको ढीला हो रहा है, वो बहुत दुबला पतला होके बहुत ही अजीब टाइप का कैरेक्टर दिखता है वो। सेवेंथ स्टेज या आखिरी स्टेज, जिसे सेकेंड चाइल्डहुड भी कहा गया है। हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रैवल, कि उसका इंसान का जो बहुत भारी भरकम मर्दानी आवाज़ थी अब वापस फिर से बचपन के जैसी, बच्चों की जैसी आवाज़ हो रही है, कांपती हुई आवाज़ हो रही है। ट्रैवल मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स वीकर, 3 गुना कमज़ोर आवाज़ हो गई है अब। पाइप्स एंड विजल्स इन हिज साउंड, जब वो बात करता है तो उसकी आवाज़ में पाइप्स की और सीटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये लास्ट सीन है हमारी ज़िंदगी का या उस स्टेज का लास्ट सीन है जहाँ पर जो पूरे हिस्ट्री है, पूरी लाइफ में जो अलग अलग किरदार निभाए हैं या घटनाएं हुई हैं, अब उनकी ये एंड है। सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, ये दूसरा बचपन है और बिल्कुल ही ऑब्लिवियन यहाँ पर है स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और कॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स एंड हैपनिंग्स।
मतलब बुढ़ापे में, बचपन में, दोनों स्टेजेस में इंसान को ये पता नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है। वो बिल्कुल बेखबर रहता है, अनजान रहता है चीज़ों से। तो वो स्थिति आ गई है अब। सा टीथ, सा आईज, सा टेस्ट, सा एवरीथिंग। सा का मतलब है विदाउट, मतलब बगैर। अब न उसके पास दांत हैं न आँखें हैं, यानी आँखें कमज़ोर हो गई हैं, वो देख नहीं पा रहा है। सा टेस्ट मतलब अब उसके किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता, और वो इंसान अब हर चीज़ के बगैर है, कुछ भी उसके पास नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये सेकंड चाइल्डिशनेस के बराबर। बच्चों की तरह वह हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर है। बच्चा बनकर उसने इस वर्ल्ड की में या इस स्टेज पे एंट्री ली थी। अब सेकंड टाइम वह बच्चा बनके इस वर्ल्ड से या स्टेज से एग्ज़िट लेने वाला है। तो इस तरह इंसान अपने साथ किरदार निभा के इस वर्ल्ड से, इस स्टेज से एग्ज़िट ले लेता है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द वर्ड्स इन गिवन क्लाउड्स, मैच देम विथ व्हाट दे सिग्निफाई। 2 क्लाउड्स में वर्ड्स दिए गए हैं, उनको मैच करना है। स्टेज, लाइफ की तुलना स्टेज से की गई है। सेकंड है कैरेक्टर्स, रोल्स प्लेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। स्क्रिप्ट या कहानी वो मिलती है सिचुएशंस, इंसिडेंट, स्टोरी ऑफ लाइफ से। मतलब ज़िंदगी में जो वाक्य घटनाएं घटती हैं उनमें से स्क्रिप्ट बनती है। डायलॉग्स, कॉन्वर्सेशन। एंट्री, बर्थ, एग्जिट, डेथ। सेकंड क्वेश्चन, रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पोएम में मैन के 7 एजेस का जिक्र है, तो हर एक एज में वो क्या रोल निभाता है और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एक्शंस हैं, वो हमें लिखने हैं। इस स्टेज रूपी वर्ल्ड में आने के बाद उसका पहला रोल होता है एक इन्फेंट का, एक छोटे बेबी का, और उसकी क्वालिटीज़ होती हैं म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, रोना और उल्टी करना। उसका सेकंड रोल है एक स्कूल बॉय का, और उसकी क्वालिटीज़ और एक्शंस हैं वाइनिंग एंड क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। थर्ड एज में उसका रोल एक लवर का है, और उसकी क्वालिटीज़ हैं sighing like a furnace, writing woeful ballads। फोर्थ एज में उसका रोल है एक सोल्जर का, और उसकी क्वालिटीज़ हैं क्विक टू quarrel एंड रिस्किंग लाइफ फॉर रेपुटेशन। फिफ्थ स्टेज में इंसान एक जज की भूमिका निभाता है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं सीवियर आइज, फॉर्मल बियर्ड एंड वाइज सेइंग्स। सिक्स स्टेज ओल्ड एज की है, और उसकी क्वालिटीज़ हैं लीन, वेयर्स लूज पैंट्स, ट्रेबल इन वॉइस, मतलब आवाज़ कमज़ोर हो गई है, कांपती है। सेवेंथ या लास्ट स्टेज है एक्सट्रीम ओल्ड एज, और उसकी क्वालिटीज़ हैं कि ये सेकेंड चाइल्डहुड है और ऑब्लियस टू सराउंडिंग्स, मतलब आसपास क्या हो रहा है उससे बेखबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन इमेजरी। A picture created in the mind by using words of the following people। इमेजरी एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें हम किसी चीज़ को इतना वर्ड्स में इतने अच्छी तरह से बताते हैं कि उसकी पूरी इमेज, वो तस्वीर हमारी आँखों के सामने आ जाती है। तो यहाँ पर हमें स्कूल बॉय, सोल्जर, जज और सीनियर सिटीज़न, इनकी तस्वीर हमारी आँखों के सामने कौन सी लाइन पढ़ के आती है, या कौन सी लाइंस हैं जहाँ इमेजरी यूज़ की गई है। स्कूल बॉय के लिए इमेजरी वाली लाइन है, देन द बॉइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। सोल्जर के लिए यूज़ की गई इमेजरी वाली लाइंस, या ऐसी लाइंस जो उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने ला देती हैं, वो हैं full of strange oaths, bearded like the part, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in cannon's mouth। नेक्स्ट, जज के लिए यूज़ की हुई इमेजरी की लाइंस, वो लाइंस जिससे हमारी आंखों के सामने जज की तस्वीर आ जाती है। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप एंड ब्लाइंड, with eyes severe and beard of formal cut,
पोएम में सिक्स स्टेज या सीनियर सिटीज़न के लिए यूज़ की गई इमेजरी वाली लाइंस जिनसे सीनियर सिटीज़न की तस्वीर हमारे आंखों के सामने आती है वो हैं द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन द साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो फिगर ऑफ स्पीच का है। पिक आउट फ्रॉम द पोएम 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। नीचे कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, उनके एग्जाम्पल पोएम से हमें बताने हैं। पहला एग्जाम्पल देना है सिमिली का। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर दो चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है लाइक और एस यूज़ करके। तो यहाँ दो एग्जाम्पल हैं, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, साइंग लाइक अ फर्नेस। लाइक वर्ड यूज़ किया है कंपैरिजन के लिए, तो ये सिमिली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देने हैं ओनोमोटोपिया के। ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर हम किसी साउंड को डिस्क्राइब करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय एंड विसल्स इन हिज साउंड। यहाँ वाइनिंग रोने और शिकायत करने की आवाज़ को वाइनिंग वर्ड दिया गया है और विसल सीटियों के लिए यूज़ किया। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स ओनोमोटोपिया के। लिटरेशन में सेम लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस, तो यहाँ रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है हिज यूथफुल होज, एच रिपीट हो रहा है। वेल प्रिजर्व्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, रिपीट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देने हैं मेटाफर की। मेटाफर और सिमिली दोनों कंपैरिजन हैं, लेकिन सिमिली लाइक और एज यूज़ करके डायरेक्ट कंपैरिजन है, मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, यहाँ पर वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली। ऑल मेन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स, मेन और वुमेन को प्लेयर से कंपेयर किया गया है इनडायरेक्टली, बगैर लाइक या एज यूज़ किए। तो ये मेटाफर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देने हैं इन्वर्जन के। इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड ऑर्डर चेंज होता है, वो सेंटेंस आपको कुछ उल्टा लगेगा। एग्जाम्पल हैं एंड वन मैन प्लेज मैनी पार्ट्स इन हिज टाइम। तो इन हिज टाइम वन मैन प्लेज मैनी पार्ट्स, वो सीधा लगता है, यहाँ पर इन हिज टाइम एंड में लिखा गया है। क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, करेक्ट सेंटेंस हो सकता है अनविलिंगली क्रीपिंग लाइक अ स्नेल टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। ट्रांसफर्ड एपिथेट में किसी एक का एडजेक्टिव, उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड पे लगाया जाता है। जैसे वोफुल बैलेड, वोफुल मतलब सैड है, वो बैलेड या वो गाना सैड नहीं है, वो इंसान सैड था। तो वहाँ पर वोफुल को इंसान की जगह, मैन की जगह पर बैलेड पे लगा दिया। इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून, यहाँ पर पैंटलून लीन और स्लीपर्ड नहीं है, ओल्ड एज वाला इंसान लीन और स्लीपर्ड है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट एक का एडजेक्टिव दूसरे वर्ड को लगा दी। अब हम दो पोएम की कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों पोएम में राइम स्कीम नहीं है। दोनों में ये कॉमन बात है, लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं। एक फ्री वर्स है और एक ब्लैंक वर्स है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर, there is no rhythm or meter, so it is called free verse. All's the world's a stage by William Shakespeare has steady rhythm of 5 beats each, so it is called blank verse. हालांकि दोनों में rhyme scheme नहीं है। Next question. The poem is entirely metamorphical. Pick out the comparisons from the poem. पोएम में बहुत सारे मेटाफर यूज़ किए गए हैं कंपैरिजन के लिए। तो वो क्या यूज़ किए गए हैं, चलिए देखते हैं। वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है स्टेज के साथ। एक्टर्स, मेन एंड वुमेन को एक्टर्स से कंपेयर किया है। बर्थ एंड डेथ आर कंपेयर टू एंट्री एंड एग्जिट। स्कूल बॉय को स्नेल से कंपेयर किया है। लवर्स साई को फर्नेस से, स्पॉटेड लेपर्ड को सोल्जर से और लास्ट स्टेज या ओल्ड एज को सेकेंड चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है। तो ये सारे मेटाफर्स हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब किया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।